नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर यूपी कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो मैं आपको क्लास लेके आया हूं वो आपकी विज्ञान की क्लास है, जिसमें मैंने आपको विज्ञान की क्लास पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 इस तरीके से सेट की है। तो आप इस क्लास को पार्ट नंबर 1 के तौर पर भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक आपकी सारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगे आगामी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, इसलिए सभी भाइयों जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे चैनल पर, वो सभी जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगामी मिलने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम डायरेक्ट आपके क्लास पर पहुंचते हैं और उस क्लास में सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे आपके कुछ विज्ञान के, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत मन से पढ़ने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए सभी दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, तत्व का निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है? तत्व का कौन सा एक ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें आप सभी लोग ये बताइए, नीले को जो लाल करता है वो कौन करता है? अम्लकर्ता की क्षार। देखिए नीले को जो लाल करता है वो अम्लकर्ता की क्षार। तो आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, यानी ऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो नीले से जो लाल करता है वो सारे आपके होते हैं एसिड। नीले को लाल जो करता है वो सारे क्या होते हैं? एसिड। और जो लाल को नीला कर देता है वो होते हैं आपके बेस यानी क्षार। यानी जो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं वो आपके अम्ल होते हैं, जो लाल को नीला कर देते हैं वो आपके क्षार होते हैं। अब इसमें ये कह रहा कि तत्व का कौन सा एक ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसमें सोडियम लाल को नीला करेगा, एल्युमिनियम भी लाल को नीला करेगा और मैग्नीशियम भी लाल को नीला करेगा, क्योंकि ये अधिकांश कैटेगरी में रखे गए हैं क्षारों की। और क्षार का काम होता है लाल को नीला करना, न कि नीले को लाल करना। लाल को नीला करना, ठीक है। और इसमें क्या है? सल्फर। जैसे सल्फर H2SO4, इसमें सल्फर आ रहा है, SO2 घटक एसिड बेस है, तो एसिड का काम होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना। अब इसमें और अगर डीप क्वेश्चंस देखे जाएं, क्या क्या और बन सकते हैं? जो लिटमस पेपर होता है, सबसे पहले तो लिटमस पेपर से क्या देखा जाता है? किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता। अम्लीयता व क्षारीयता का जो वर्णन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? लिटमस पेपर से। और लिटमस जो पेपर प्राप्त किया जाता है वो किससे किया जाता है? थैलोफाइटस समूह से। और किससे प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटस समूह के लाइकेन भाग से, जिसे हम लीचेन और बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये लाइकेन भाग से प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए धातु जो शारीरिक ताप पर पिघल जाती है, देखिए इस क्वेश्चन को एक नाम से और पूछा गया है एग्जाम में, कि वह धातु जिसे हम हथेली पर रखने पर ही वो धातु पिघल जाती है। तो वह धातु आपकी होती है गैलियम। एकमात्र ये धातु है जो हथेली पर आप रखोगे वो पिघल जाएगी। तो हथेली का मतलब होता है शारीरिक टेम्परेचर। तो गैलियम एकमात्र एक ऐसी धातु होती है जो हथेली पर रखने पर ही स्वतः पिघल जाती है। तो इसलिए इस दूसरे वाले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? 1 पार्ट। और यहां से क्वेश्चन और बनता है, गैलियम से संबंधित ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है, इससे रिलेटेड धातुओं से। द्रव धातु कौन सी होती है? देखिए धातु की बात की जाए तो मरकरी, पारा। और द्रव अधातु कौन सी होती है? अधातु की बात की जाए तो होती है आपकी ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। द्रव धातु तो पारा और द्रव अधातु तो ब्रोमीन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। तो पारा कैसी है? द्रव धातु।
और इसमें एक शब्द आया पैलेडियम। देखिए ये जो पैलेडियम शब्द आया, अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि पैलेडियम क्या होता है, एकमात्र ये वो धातु होती है जिसका मुख्य काम होता है हाइड्रोजन को अवशोषित करना। अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन का अवशोषण कौन सी धातु करने लगी? जितने भी आपके जो वायुयान वगैरह होते हैं उनमें जो बारीक फ्रेम होता है उसमें पैलेडियम होता है, और उस पैलेडियम का काम होता है हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करना यानी अवशोषित करना। अगर उसमें जो है पैलेडियम का लेप नहीं लगाया जाएगा तो हाइड्रोजन अवशोषित होगी। जब हाइड्रोजन अवशोषित होगी तो उस वायुयान का टेम्परेचर बढ़ाएगी, और जब टेम्परेचर वायुयान की सतह का बढ़ेगा तो उसमें आग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें भी ईंधन प्रयोग में लाया जाता है। अब अगर हम आपसे बात करें कि जो आपका वायुयान होता है उसमें ईंधन के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, आपका जवाब होना चाहिए गैसोलीन। कौन सा होगा? गैसोलीन। तो वायुयान में ईंधन के तौर पर जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? गैसोलीन। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन टच किया होगा गैसोलीन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण। पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण जो होता है वो गैसोलीन कहलाता है, जिसमें आपका पेट्रोल होता है 90% और एल्कोहल होता है केवल 10%। तो 90% व 10% के मिश्रण को हम लोग गैसोलीन कहते हैं, जिसका प्रयोग जो होता है वायुयान में ईंधन के तौर पर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कैडमियम। कैडमियम का नाभिकीय रिएक्टर में छड़ों के तौर पर किया जाता है। वो छड़ें होती हैं आपकी मंदक के तौर पर, जो कि एक नियंत्रक के तौर पर भी छड़ें होती है, वो आपकी नियंत्रक के तौर पर छड़ें होती है ग्रेफाइट। और कैडमियम जो होता है, कैडमियम का जो क्षारीय रंग होता है वो पीला होता है। कैडमियम का जो क्षारीय रंग होता है वो क्या होता है? पीला। और अगर हम कहते हैं कि शरीर में किसकी कमी से या किसकी अधिकता से इटाई रोग हो जाता है तो आंसर होगा कैडमियम। शरीर में किसकी अधिकता या कमी से मिनी माता रोग हो जाता है तो आंसर होगा पारा, जिसे हम पारद बोलते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि शरीर में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, जिससे बच्चे की पूरी बॉडी में नीलापन आ जाता है, वो होता है नाइट्रेट की अधिकता से। अगर हम कहते हैं आप जो पानी पीते हैं तो उस पानी में किसकी मात्रा अधिकतम हो जाए जो वो कैंसर के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है तो आंसर होगा आर्सेनिक। तो ये दूषित पानी जो है आर्सेनिक से संबंधित सर्वाधिक किस राज्य में मिलता है तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, जो पारद का प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में। क्योंकि जो पारा का जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है आपका -39 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आपसे कहते हैं कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो -39, और अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो -110 से -115। क्योंकि जितना भी ठंडा क्षेत्र होता है वहां पर जो आर्मी फौजी वगैरह लोगों के होते हैं उनका अल्कोहल पीना एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो होता है वो आपका माइनस में चला जाता है। जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर वगैरह हुआ तो वहां पर अगर थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर थर्मामीटर से संबंधित उसमें लिक्विड के तौर पर जो भरा होता है वो आपका अल्कोहल होता है। पारा इसलिए नहीं भरा जाता है, सियाचिन और ग्लेशियर का तापमान लगभग -70 से -80 तक भी चला जाता है, और जबकि पारा आपका जमने लगता है -39 से -40 पर ही, और जबकि अल्कोहल जमता है -110 से -115। इसीलिए वहां पर ठंडे क्षेत्रों में पारा का न प्रयोग करके किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का। और यही कारण होता है, जैसे शिमला हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, लेह लद्दाख हुआ, ग्लेशियर हुआ, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जो ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? वहां पर जो है पेट्रोल के साथ अल्कोहल और मिलाया जाता है, जिसे हम गैसोलीन कहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है वहां पर वो पेट्रोल की जमने की दर को कम कर देता है। अब बात अगर ईंधन की गुणवत्ता की आ जाए तो अगर हम आपसे बात करें कि पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है तो आंसर होगा ऑक्टेन संख्या। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है तो आंसर होगा सीटेन संख्या। और अगर हम कहते हैं कोई भी इंजन अगर अपस्फोटन रोधी गुण दर्शाता है, अपस्फोटन रोधी का मतलब होता है जब उसका इंजन बहुत बुरी आवाज करता है तो वो अपस्फोटन रोधी कहलाता है। तो अगर हम बात करें उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉकिंग। और अगर उसके विरोध में बात की जाए क्या बोलेंगे हम? एंटी नॉकिंग। तो उसी एंटी नॉकिंग को करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ईंधन में? TEL, टेट्रा इथाइल लेड। उस अपस्फोटन की दर को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड। चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? देखिए, तत्व के तौर पर आपका ग्रेफाइट एक अधात्विक होता है, जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है, और उसके बाद सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। तो जितने भी अधातु अर्धचालक होते हैं वो आप पे सारे तत्व लिखे हुए हैं। यानी इसमें ये कह रहा है तत्व कौन सा नहीं है, तो तत्व आपका हो जाएगा ये आपका सिलिका आपका तत्व नहीं है, क्योंकि सिलिका एक यौगिक होता है। सिलिका को ही हम लोग मिट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिट्टी, सॉइल।
और अगर हम आपसे कहते हैं मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पीडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पीडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। तो ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट किसका प्ररूप होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो किसका प्ररूप होता है, कार्बन का। ग्रेफाइट जो होता है ये किसका प्ररूप होता है, कार्बन का। तो ये कार्बन का प्ररूप होता है। और दूसरी चीज ये वैद्युत का सुचालक होता है। जो पेंसिल होती है उसमें जो लेड होता है तो वो किसका बना होता है, पेंसिल में जो निब होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग सेमीकंडक्टर्स में किया जाता है। सिलिका मिट्टी होती है और सिलिकॉन आपकी क्या होती है, ये तत्व और ये आपका यौगिक है। सिलिकॉन आपका तत्व और ये क्या है, आपका यौगिक। क्योंकि सिलिका का मतलब होता है SiO2 और सिलिकॉन का मतलब होता है केवल Si। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक यौगिक लिखा है ना कि एक तत्व लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला दोस्त। टिन और लेड के मिश्र धातु का क्या नाम होता है, टिन और लेड के मिश्र धातु का क्या नाम होता है, तो आप बताइए। देखिए टिन और लेड के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर। टिन और लेड के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर। यानी टिन और लेड Sn+Pb, इसके मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर। इसका मुख्य काम होता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें टांका लगाने के लिए, यानी उस सर्किट को जोड़ करने के लिए, उसमें वायर का जोड़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोल्डर का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक निम्न तत्वों के युग्मों में से एक संयोजन द्वारा निर्मित किया गया होता है, वो युग्म कौन सा होता है, तो चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। देखिए आयनिक का मतलब होता है जो वैद्युत अपघटन क्रिया दर्शाते हैं। वैद्युत अपघटन का मतलब प्लस और माइनस, जिसमें वैद्युत धारा का आसानी से प्रवाह किया जा सकता हो, तो वो वैद्युत अपघटन से संबंधित युग्म होता है क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो इसका प्रयोग जो होता है वो आपके लवण के तौर पर भी किया जाता है, और जो लवण होते हैं वो आपके वैद्युत अपघटन गुण को भी दर्शाते हैं, वैद्युत अपघटन गुण को भी दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखिए कौन सा एक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, कौन सा एक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो अम्ल की भी भांति काम करे और क्षार की भी भांति काम करे, जो अम्ल की भी भांति काम करे और क्षार की भांति भी काम करे। तो निम्न में से कौन सा एक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो केवल और केवल होगा जस्ता, जिंक। ये जो था अम्लीय की भांति भी काम करता है और आपका क्षारीय की भांति भी काम करता है, इसलिए आपका सही हो जाएगा जस्ता। अब जस्ते से संबंधित अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाए, जो जस्ता होता है इसका प्रयोग कहां पर होता है, जस्ते का जो प्रयोग होता है वो कहां पर होता है। देखिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण। क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि लोहे पर जंग ना लगे, और इसी क्रिया को बोलते हैं और यशोद लेपन, और इसी क्रिया को और अन्य नाम से जानते हैं गैल्वेनीकरण। और अगर हम बात करें जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं और लकड़ी की वस्तु होती हैं उनको दीमक से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा जिंक क्लोराइड का, इसका पेंट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें और अगला क्वेश्चन, जिंक का प्रमुख अयस्क क्या होता है, तो जिंक का प्रमुख अयस्क का नाम होता है कैलेमाइन। ये एक बार एसएससी आईडी परीक्षा में पूछा भी था, कैलेमाइन। जिंक का प्रमुख अयस्क होता है आपका कैलेमाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न तत्वों के सेट में कौन सा एक उप धातु है। देखिए निम्न में से कौन सा एक उप धातु है, तो उप धातु की बात की जाए तो वो आपका एक तरीके से सेमीकंडक्टर के तौर पर माना जाता है, तो आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो इसका जवाब आप खुद दीजिए। देखिए पृथ्वी पटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है वो होती है आपकी एल्युमिनियम।
ये किससे निकाली जाती है? बॉक्साइट से। ये किससे निकाली जाती है? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट का अड़सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 10H2O, ये होता है बॉक्साइट, और इससे निकाला जाता है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, मिठाइयों को सजाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सिल्वर। जो आपने देखा होगा मिठाइयाँ जब मार्केट में सजी होती हैं उसमें जो एक पॉलीथीन टाइप की लगी होती है, उसके ऊपर जो है उसे सजावटी बनाने के लिए उसका किसका लेप चढ़ा होता है? तो आंसर होगा सिल्वर का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, देखिए ताजमहल पर प्रदूषण द्वारा संकट में इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये तो हमारे हिसाब से सभी भाइयों को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है। तो आपका सही होगा एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब SO2 यानी, और अम्ल की अगर प्रॉपर बात की जाए तो H2SO4। अगर हम बात करें कि अम्ल वर्षा सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो नॉर्वे में, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? SO2 तथा NO2। और अगर बात अम्ल की जाए तो रसायनों का राजा या रासायनिक अम्लों का राजा H2SO4। अच्छा, एक चीज और बताइए, अम्लों से संबंधित वे तत्व जो पानी से हाइड्रोजन आयन को दे देते हैं, ऐसे तत्व जो H+ आयन देते हो ब्रांस्टेड एवं लोरी के अनुसार क्या कहलाते हैं? अम्ल। जो OH आयन देते हो क्या कहलाते हैं? क्षार। और अगर हम बात करें कि सभी अम्लों का एक आवश्यक घटक हाइड्रोजन होता है, किस वैज्ञानिक का कथन है? तो आप तुरंत बताओगे डेवी। सभी अम्लों का एक आवश्यक घटक हाइड्रोजन होता है, ये किसने कहा? डेवी ने। चलिए, शीतल रात्रि में जल्दी को अग्नि वाले कक्ष में सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्या होता है जब बहुत ज्यादा शीतल रात्रि होती है तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, वहां पर जो अपने रूम में या चारपाई के आसपास कोई भी जो है ईंधन वगैरह जला हुआ छोड़ देते हैं या जला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें विषैली गैसें निकलती हैं, क्योंकि आप जब जो है सोएंगे तो हो सकता है कुछ उसमें ऐसा ईंधन हो वो पूर्णतः सही तरीके से नहीं जलेगा। जब कोई ईंधन आपका सही तरीके से नहीं जलता है तो एक तरीके से हानिकारक गैसें भी उत्पन्न करता है। वो आपकी हानिकारक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो शरीर में कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी भी उत्पन्न करता है। यानी हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन 1 गुना सक्षम होता है तो उतना ही मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना सक्षम होता है। यानी ये एक विषैली गैस भी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही मोटर कारों में एक प्रदूषक के तौर पर भी गैस निकलती है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, एक गैस सूखे बुझे चूल्हे के साथ प्रतिपादन करने पर भ्रंजक चूर्ण उत्पन्न करती है, वह गैस कौन सी है? तो ये तो दोस्तों पता होगा आप लोगों को। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब CaOCl2, तो इसका मतलब Cl2 मतलब क्लोरीन। और अगर बात की जाए क्लोरीन की खोज किसने की थी? आंसर होगा सीले ने। क्लोरीन की खोज किसने की थी? आंसर होगा सीले ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार यह गैस कौन सी है? देखिए बहुत अच्छे से पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। यहाँ पर दानेदार जो है यूरिया बनाई जाती थी। एक बार क्या हुआ, वहां पर जो है कई सारा गैसों का रिसाव हुआ, जिसके कारण बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। तो उसी वो त्रासदी हुई कब थी? तो आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को। हालांकि 2 और 3 दोनों डेटा देता है, तो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम लोग MIC के नाम से भी जानते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल में हुई थी, जहां पर दानेदार प्लास्टिक और दानेदार उर्वरक का उत्पादन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 14, एक धातु यौगिक तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर बुदबुदाहट उत्पन्न करती है, तो वो कौन सी गैस होती है? देखिए सबसे बड़ा इसका क्वेश्चन का पकड़ने का पॉइंट है, अगर कहीं भी आ जाए बुदबुदाहट तो कंफर्म होती है CO2। जहां पर भी क्वेश्चन में कह दिया जाए बुदबुदाहट तो कंफर्म होती है CO2, क्योंकि जब हम लोगों के गांव देहातों में जैसे पहले एक कलई होती थी, उसकी पुताई की जाती थी, सबसे पहले बड़े
पत्थर के बर्तन में उस सोने को डाला जाता था, पानी डाला जाता, तो उसमें जो है जब वो क्रिया करता था पानी से तो उसमें बुदबुदाहट टाइप की आवाज आती थी, तो उसमें कौन सी गैस होती रहती थी? आंसर होगा CO2। और जो आपका मार्केट में सोडा वाटर आता है उसमें भी कौन सी गैस होती है? CO2। जब रोटियां फूलती है तो उसमें भी कौन सी गैस होती है? CO2। और CO2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूखी बर्फ, ड्राई आइस। और ये CO2 का जो प्रयोग होता है वो आपका जो जमी हुई बर्फ में होती है, जैसे कुल्फी, सॉफ्टी, ये वगैरह सारी बर्फ होती है, उसमें कौन सी गैस होती है? CO2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोग अगला। जब क्यूप्रिक नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक लाल भूरी गैस निकलती है, तो उस गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जवाब दीजिए। जब क्यूप्रिक नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक लाल भूरी गैस निकलती है। देखिए सबसे पहले तो बड़ी बात यह है, जब लाल भूरी गैस की बात की जाए तो लाल भूरी गैस केवल एक ही गैस गुण रखती है, जो लाल कलर और भूरी कलर दोनों मिक्सअप का रूप होती है, तो वो आपकी सही होगी NO2। वो कौन सी गैस होगी आपकी? NO2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, विषैली गैस रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के O2 ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देती है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB लोको पायलट 2014 में, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब इस गैस का पूरे बॉडी में ज्यादा प्रकोप बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर देगा, तो पूरे ब्लड में ये प्रभावित हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? WBC। और अगर हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? ल्यूकेमिया। और अगर हम कहते हैं कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अगर हम कहते हैं कैंसर संबंधी जांचें क्या होती है आपकी? तो कैंसर संबंधी जांच में होती है कीमोथेरेपी। और अगर मैं आपसे कहते हैं कि कैंसर संबंधी जीन की खोज किसने की थी या किसने पता लगाया था? कैंसर संबंधी जीन का पता लगाया था आपका रॉबर्ट वीनबर्ग ने। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर से संबंधित विशेषज्ञ क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रीन गैसों को चुनिए। ऑप्शन रहा है ये, तो ग्रीन गैसों को चुनिए, बताइए कौन सा होगा? तो ग्रीन गैसों के लिए चुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ग्रीन गैस जो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है वो आपकी CO2 ही ग्रीन गैस के तौर पर मानी भी जाती है। बहुत अच्छे से पता होगा सभी दोस्तों को, बायोगैस मुख्य घटक होती है मीथेन की, और मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अच्छा, आप ये बताइए सभी दोस्तों, जो LPG में रिसाव होता है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? C2H5SH। C2H5SH जिसे बोलते हैं एथिल मरकैप्टन, जिसे हम बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। अच्छा, जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस। जो सिगरेट लाइटर होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस। ये भी वही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा इसका? मीथेन। अच्छा, प्राकृतिक गैस के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों। प्राकृतिक गैस के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? परिवहन के लिए आसान है, संग्रह करना कठिन है। देखिए संग्रह करना तो कठिन है, ये तो सही है। वैद्युत उत्पादन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। परिवहन के लिए देखिए इसका प्रयोग कभी भी आने जाने यानी यातायात संबंधी ईंधन के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो होता है केवल इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जैसे जिसे हम बोलते हैं गोबर गैस। अच्छा आप ये बताइए, गोबर गैस में जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है गोबर गैस में, वो कौन सी होती है? मीथेन, CS4। और अगर बात की जाए गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CV देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CV देसाई ने। ये पता होना चाहिए आप सभी को। गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित होता है, गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित होता है, गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित होता है गैस। गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित क्या होता है? गैस। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है? N2 में एकल इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े होते हैं? N2 का मतलब होता है NN, तो इसमें
एकल इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो आंसर होगा 2। देखिए शक्ति संयंत्र में कोयले के दहन के द्वारा निम्न में से गैसीय प्रदूषक कौन सा होता है? तो आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए क्या होना चाहिए, बताइए सभी लोग। देखिए सभी दोस्तों, शक्ति संयंत्र में कोयले के दहन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर बताइए आप सभी, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर होगा SO2। तो शक्ति संयंत्र जो होते हैं यानी कोयले के दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर क्या होगा? SO2। और यही हो जाता है बाद में गैसीय प्रदूषक यानी अम्लीय वर्षा का कारण भी होता है। जैसे हम लोगों का ये दिव्यक और NTPC प्लांट होता है, उसमें कौन सी गैस प्रदूषक के तौर पर उत्पन्न होती है? तो आंसर होगा SO2। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख योगिता। सीधी बात है, इसका सही आंसर होगा, अच्छा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में पूरे वर्ल्ड का ताप दिनों दिन बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण आपका CO2। सर्वाधिक इसके उत्पादन में अग्रणी है चाइना, चीन, और उसके बाद आपका अमेरिका, उसके बाद आपका भारत। ठीक है, पहला चीन, फिर अमेरिका, फिर है भारत CO2 के उत्पादन में। CFC इनमें से किसका संक्षेप है? सरल है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका ये संक्षेप है CFC। और ये दिनों दिन ओजोन परत का भी क्षय कर रही है, ये दिनों दिन ओजोन परत की भी क्षय कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रियोन द्वारा। अच्छा, ओजोन जो परत होती है उसकी मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? डॉप्सन के द्वारा। ओजोन परत किस मंडल में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में यानी संताप मंडल में। जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं इसके किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में। जितनी भी मौसमी घटना होती है किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। जितने भी एयरक्राफ्ट एरोप्लेन उड़ते हैं ये किस में उड़ते हैं? संताप मंडल में। कौन सी धातु स्वचालित वाहनों द्वारा उत्पन्न निष्कासित गैसों में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन आपको अगर दिख रहा है तो बताइए, ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। देखिए अगर स्वचालित वाहनों में बात की जाए तो निष्कासित गैसों में अगर बात की जाए तो सही आंसर होगा शीशा, लेड, PB, और ये विषैला भी होता है। ठीक है दोस्तों, आपके टोटल 26 पेजेस थे, तो ये PDF हमने अपनी तरफ से खत्म कर दी और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट था। और इस कंटेंट को आप अगर जल्दी मैंने पढ़ाया, अगर एंजॉय ना कर पाए हो तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके पॉज करके जो है बार बार अपनी कॉपी में क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेना, उसका आंसर सामने लिख देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन क्लास था। तो इसलिए आप सभी लोग जो है क्लासों को पढ़ते रहिए और हमारी तरफ से ये क्लासें जो है इसी प्रकार की डेली डाउनलोड की जाएगी, डेली अपलोड की जाए, जिससे हम आपको जो है कुछ ना कुछ मदद दे सकें। उम्मीद करते हैं कि आप यूपी कंपटीशन परिवार का जो है सहयोग करेंगे और अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे, जिससे आपका भी नाम रोशन हो और आपके परिवार का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।